जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए उनके पास खुद को बचाने के लिए एक ही चारा था, अपने ही मरे हुए फैमिली मेंबर्स का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय देश से एक छोटा सा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में, और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। ये उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। फ्लाइट अगले 3 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से आगे चल के मौसम खराब मिलता है, जिस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी होती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से पहले भी 29 बार निकल चुका है, जिस वजह से उसको पूरा आइडिया है कि इन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से अगले दिन दोपहर के 2:18 पर यह फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि वो 1 घंटे बाद सही सलामत सैंटियागो पहुंच जाएंगे। ये प्लेन जमीन से करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चल के मौसम और खराब होता गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा लेता कि प्लेन इस वक्त कहाँ उड़ रहा है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर है। अब क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाता रहा। और 1 घंटे के बाद जब उसको लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तब उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड करने की परमिशन मांगी। एटीसी ने पूछा, क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तब पायलट ने कहा, हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूट के अलग हो जाता है, जिस वजह से प्लेन की पिछली सीटें यात्रियों के साथ हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़ के खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और बचा हुआ लेफ्ट विंग भी टूट के अलग हो जाता है। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो नीचे 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाके ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में हैं और इन्हें ये भी नहीं पता कि अभी ये कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वो इस जानलेवा पहाड़ी से बच के निकल पाएंगे या वहीं पर ही बर्फ में दब के मारे जाएंगे? आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। अभी तक जो हुआ वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते अब इनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर बरसेंगी। घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था नांदो पराडो, जिसके सर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और शाम होने वाली थी, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। और बाई चांस रात होने से पहले अगर उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था, जिस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके आज की रात गुजार लें, कल तो उनको कोई ना कोई बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और कैसे भी करके सर्दी में रात गुजारी। ये रात इनके लिए बहुत भयानक थी, क्योंकि आज की रात इनको -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है
लेकिन इनके पास उम्मीद है कि कल इनको कोई ना कोई ढूंढ लेगा और इनको बचा लेगा। इस उम्मीद में ये इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और अब जिंदा बचे लोगों की संख्या 33 से घट के 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू करा जाता है और 11 जहाज इनको ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ी में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़ के जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की। लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए उनके पास इतनी लिपस्टिक ही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से एक बर्फ पर बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस तीनों में से किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन बचाव दल इनको ढूंढने में असमर्थ रहता है। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं, मदद कब तक मिलेगी इसका भी कुछ नहीं पता। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को बूंद बूंद पिघलाकर वो पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नांदो पराडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही उसको होश आता है तो उसको पता चलता है कि क्रैश में उसकी माँ खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है और मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख, प्यास और जबरदस्त सर्दी को सहते हुए इनको 8 दिन हो चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नांदो पराडो की बहन भी इस जंग को हार जाती हैं और अपना दम तोड़ देती है और उधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 महीने के लिए रोक दिया जाता है। और ऑफिशियल्स को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके होंगे, जिस वजह से उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीने के बाद ढूंढकर उनके घर वालों को भिजवा देंगे। इधर सर्वाइवल्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवल्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवल्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी टूट चुकी है। अब उनको पता है कि उनका अंत यहीं पर पक्का है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई निकाल के अपने कपड़ों में भर के सर्दी से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों में लपेट के बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। अब सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी और जिंदा रहने के लिए इनके पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और यार दोस्तों की मुर्दा बॉडी को खाने का फैसला किया। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात को सो रहे थे और अचानक से उनको पता चलता है कि ऊपर से बर्फ का एक मोटा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने इनके टूटे पड़े प्लेन को भी अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस गई थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग इस लड़ाई को हार जाते हैं और अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने के लिए इनको 3 दिन का समय लग जाता है। अब इनको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने लायक नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनको कम चोट लगी थी, जिस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उनको पहनने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को 3 लोग मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है। तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे पड़े हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूट के अलग हो गया था, उनको वो दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए सबसे अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उनको एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी तक ले जाया जाए और उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए।
लेकिन बैटरी का वजन 25 किलो था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट तक ले जाना नामुमकिन था। और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवल्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान बिना किसी गियर के ग्लेशियर में चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में जा रहे हैं उधर इनको कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। उनको बस ये लग रहा था कि इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उनको मदद मिल जाएगी। और उन्हें उम्मीद थी कि 3 दिनों में ये इस पहाड़ी को पार कर लेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों का मीट रखा था। ये दिन भर बिना किसी गियर के पहाड़ों पर चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में ये चुपक कर सोते। खुले में -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इनको चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उनको पता चला कि इतने दिनों से वो जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत दिशा थी। आगे तो रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, जिस वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। उनमें से एक वापस चला जाता है और बचे हुए 2 लोग दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान होने लगता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कई दिनों के बाद इन्हें एक नदी की छोटी सी धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें नदी के दूसरे किनारे पर 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो विलेजर फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरी तरफ फेंका। नांदो पराडो ने कागज और पेन उठाकर उनके साथ जो भी घटना घटी थी सबको कागज में लिख दिया। जब उस विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसको पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और इस एरिया में भी पूछताछ के लिए कुछ लोग आए थे। लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड को सारी बात बताई और जल्द ही चिली की एयरफोर्स इनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और उसके दूसरे साथी को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बाकी बचे हुए लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। इनकी ये कहानी इतिहास की दिल दहला देने वाली कहानी थी।